तेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े हैं झूठे, ये दावे किताबी हैं। यही असलियत मोदी सरकार की है और अडानी के एक बड़े स्कैम से जूझ रहा है, जिस पर इस सरकार की चुप्पी बरकरार है। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, और यही असलियत है कि कहते हैं तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। उनके अहंकार पे एक और दोहा मैं बोलना चाहूंगी कि तिनका कभू ना निंदिए जो पावन तय होए। उस तिनके को कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पांव के नीचे होता है। कभू उड़ी आखिन पड़े तो पीर घनीरी होए। आर्थिक प्रस्ताव पर बोलते वक्त मुझे लगता है जरूरी है कि पहले असलियत का आईना दिखाया जाए, और वसीम बरेलवी की एक लाइन है जो असलियत बिल्कुल हूबहू बयां करती है। तेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े हैं झूठे, ये दावे किताबी हैं। यही असलियत मोदी सरकार की है। और आज जब हमारा 25वां महाधिवेशन हो रहा है, इस महाधिवेशन के वक्त ये देश बेरोजगारी से, महंगाई से, आर्थिक असमानता से, भूखमरी से, कुपोषण से, बढ़ती हुई गरीबी से और अडानी के एक बड़े स्कैम से जूझ रहा है, जिस पर इस सरकार की चुप्पी बरकरार है। और इसीलिए हमारा जो रेजोल्यूशन है, हमारा जो प्रस्ताव है, वो इस सबको छूता है। मोदी सरकार से बेरोजगारी की बात करो तो कहते हैं पकौड़ा तल लो, पर पकौड़ा तलने वाला तेल आपने 90 से 220 कर दिया और आटे पर भी जीएसटी लगा दिया। पकौड़ा तले तो तले कैसे? महंगाई की बात करो तो इस देश की वित्त मंत्री कहती है मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती, बाकी देश खाता है। बाकी देश की महंगाई से आपने लगातार कमर तोड़ी है। और इसीलिए जो हमारा इकोनॉमिक रेजोल्यूशन है, जो आर्थिक प्रस्ताव है, वो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ है। जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, जब वो कन्याकुमारी से कश्मीर कबीर 4000 किलोमीटर पैदल चल रहे थे, तो वो अजनबियों को गले लगा रहे थे, वो लोगों के आंसू पोंछ रहे थे, लेकिन वो युवाओं के टूटे हौसले इस देश के बिखरे सपने को भी बटोरने का, जोड़ने का काम कर रहे थे। और वही हमारी रेजोल्यूशन का पार्ट है। हम आर्थिक असमानता कम करने पर प्रतिबद्ध हैं, हम भुखमरी को खत्म करने पर प्रतिबद्ध हैं, हम रोजगार बनाने पर प्रतिबद्ध हैं, हम महंगाई को नियंत्रण में लाने पर प्रतिबद्ध हैं। मैं आपसे पूछती हूं, जो महंगाई की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से बात करो या मंत्रियों से बात करो, तो वो ऐसा सच्चाई से पलड़ा झाड़ लेते हैं, उनको महंगाई का आईना दिखाओ तो आंखें मूंद लेते हैं, और प्रधानमंत्री तो मुंह में दही जमा लेते हैं, वही दही जिस पर उन्होंने जीएसटी लगा दिया है। यह देश महंगाई से जूझ रहा है, इस देश की आय कम हुई है, बेरोजगारी ज्यादा, और इसीलिए महंगाई एक बहुत बड़ी भयावह समस्या हमारे सामने बनकर खड़ी है। क्या कुछ किया नहीं जा सकता है महंगाई को लेकर? बहुत कुछ किया जा सकता है। क्या महंगाई खत्म नहीं हो सकती है? क्या पेट्रोल डीजल का दाम नियंत्रण में नहीं आ सकता? आ सकता है। लेकिन यह सरकार मुनाफाखोरी करना चाहती है, ये पैसा बनाना चाहती है, आपकी जेब पर डाका डालना चाहती है, इसलिए महंगाई को खत्म करने का नाम नहीं ले रही। मैं आर्थिक असमानता पर बात करूंगी। 1% देश के पास 40% संसाधन है। 1% देश के पास अगर 40% संसाधन है, तो अडानी जी के महास्कैम के बारे में कौन बात करेगा? एक व्यक्ति जिसको आपने 609 नंबर से दूसरे नंबर पर लाकर विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में बिठा दिया, आज वो आक्षेपों के घेरे पर हैं। उनके ऊपर गंभीर आरोप है। उनके ऊपर आरोप है स्टॉक मार्केट में हेरा फेरी करने का, उनके ऊपर आरोप है पैसा बनाने का, उनके ऊपर आरोप है बेनामी संपत्ति का। आपने उनको मोनोपोली दी पोर्ट में, एयरपोर्ट में, कृषि में, खाद्य में, सीमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी में। लेकिन जब आज उनके आक्षेप सामने आए हैं, आरोप सामने आए हैं, तो प्रधानमंत्री का गला सूखने लगता है। और जब राहुल जी उनसे लोकसभा में और हमारे अध्यक्ष उनसे राज्यसभा में सवाल पूछते हैं, तो उनके कांपते हाथों से वो पानी पीते हैं। लेकिन एक भी संस्थान उनके खिलाफ एक्ट नहीं करता है। कहां है सेबी, कहां है आरबीआई, कहां है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, कहां है ईडी, कहां है इनकम टैक्स, कहां है एसएफआईओ, कहां है एमसीए? एक शब्द नहीं बोला जाता है अडानी के खिलाफ।
दुनिया भर के संस्थान, दुनिया भर के मार्केट्स, दुनिया भर के बैंक उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन हमारे देश में उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। और मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और वहां पर एक लाइन है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, और यही असलियत है। एक व्यक्ति एक्शन लेने को तैयार नहीं है। डाउ जोन्स और S&P एक्शन ले रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक्शन ले रहा है, क्रेडिट स्विस एक्शन ले रहा है, सिटी बैंक एक्शन ले रहा है, यूके का रेगुलेटर एक्शन ले रहा है, लेकिन हम एक्शन लेने को तैयार नहीं है। और इसका खामियाजा यह देश भुगत रहा है। जब आप एक कारोबारी को लेकर दुनिया भर में घूमते हैं और उनका व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आप बेरोजगारी पर, महंगाई पर, बढ़ती गरीबी पर, आर्थिक असमानता पर बोलने का ना हौसला रखते हैं, ना बोलने की नैतिकता रखते हैं। बहुत लंबी बात नहीं करनी है। यहां पर मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारी जो चुनी हुई सरकारें हैं, चाहे वो राजस्थान हो, हिमाचल हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, लोगों की बात सुनती है और उसी के बल पर हमारा नीति निर्माण होता है। चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो जो हमारी तीनों सरकार ने करी, या चाहे अर्बन मनरेगा हो, या हेल्थ की व्यवस्था हो, या न्याय स्कीम जो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च करी, यही हमारा खाका है, यही हमारा प्रारूप है। यूपीए की सरकार ने 2004 से 14 के बीच में 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के नीचे वापस ढकेलने का काम मोदी सरकार ने किया है। तो मैं अंत में सिर्फ इतना कहूंगी कि 1991 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था इस देश में, और आज वक्त आ गया है एक नई सोच का, एक नई आशा का, एक नई उम्मीद का, जो भारत जोड़ो से जग रही है, जो कांग्रेस के इस मंच से जग रही है, जो हमारे नेताओं से जग रही है। युवाओं को रोजगार देना हमारा परम कर्तव्य है। और अगर आप मुझसे पूछिए कि नंबर 1 टू नंबर 10 क्या प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की, तो रोजगार, रोजगार, रोजगार और महंगाई को खत्म करना होना चाहिए। युवाओं की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहते हैं तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। इसीलिए युवाओं की बात करनी जरूरी है, महिलाओं की बात करनी जरूरी है, खेतिहर मजदूर की बात करनी जरूरी है, किसान की बात करनी जरूरी है, और उसी का खाका हमारा इकोनॉमिक रेजोल्यूशन तैयार करता है। हम प्रतिबद्ध हैं सबको, और हम आशा और विश्वास करते हैं कि जनता हमारा साथ देगी, और हम जो करना चाहते हैं जनता के लिए वो जरूर करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्रता से निवेदन करती हूं कि कमलनाथ जी की अध्यक्षता में जो आर्थिक प्रस्ताव यहां पे रखा गया उसका हाथ उठाकर अनुमोदन करने का कष्ट करें। 85वां महाअधिवेशन है और इसी का नाम कांग्रेस है कि कल कोई और बोल रहा था, आज कोई और बोल रहा है, आने वाले कल में कोई और बोलेगा। ये परंपरा, ये संस्कृति, ये कांग्रेस और देश की संस्कृति को बचाने की संस्था हमेशा से चलती रही थी और चलती रहेगी। हमें गर्व है अपनी पार्टी पर, हमारे संकल्प पर, हमारे सिद्धांतों पर, जिसके कारण हम सब जुड़े हुए। मुझे कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा है, चूंकि मैं राजनीतिक संकल्प के लिए यहाँ खड़ी हुई। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। आज ये कबीर जी का दोहा इसलिए याद आ रहा है क्योंकि हमारे देश के सत्ता पे जो लोग विराजमान हैं, ये दोहा उनसे बिल्कुल भी उनका साथ देता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन हमारे देश का सिद्धांत कबीर का सिद्धांत है, नानक का सिद्धांत है, बुद्ध का सिद्धांत है, मौलाना का सिद्धांत है। उस सिद्धांत को भुलाने की जो पार्टी इस सत्ता में है, मैं इसलिए नहीं कह रही कि कांग्रेस आज विपक्ष में है इसलिए हम लोग महाअधिवेशन करेंगे और संकल्प लेंगे। आज जरूरत है इस देश के स्तंभों को बचाने की, स्वतंत्र एजेंसीज को बचाने की, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, हमारी यूनिवर्सिटीज हो, शिक्षण संस्थाएं हो, हमारा सदन हो, हमारी पार्टियां हो, रीजनल पार्टियां हो, कांग्रेस
कांग्रेस हो, विपक्ष हो, आज जिस तंत्र लोकतंत्र की हत्या इस देश में विराजमान सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, आज से पहले कभी भी इस देश में इस तरह की हरकतें नहीं हुई। सदन में हमारा मुंह बंद किया जाता है, अगर हम आपसे घोटालों की बात करते हैं हम लोगों को धमकाया जाता है, प्रिविलेज मोशन में लेके आया जाता है। अगर हम बाहर बातें करते हैं तो ईडी हेराल्ड के मामले में हमारे नेताओं को 60-60 घंटे बैठाकर बातें की जाती है, पूछताछ की जाती है, हरास किया जाता है। आप सबको मालूम है कि जब जुलाई में हेराल्ड के नाम पर माननीय राहुल गांधी जी को किस तरह से हरास किया गया, मैडम सोनिया जी को किस तरह से हरास किया गया, खड़गे साहब को किस तरह से 12-12 घंटे बैठाया गया। आज बहुत जरूरत है कि हम सब मिलकर अपनी पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ सत्ता में आने के लिए नहीं, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के जोड़ने की परंपरा को बचाने के लिए और इस देश की सभ्यता को बचाने के लिए हम सब संकल्प लेने के लिए आए हैं, राजनीतिक संकल्प लेने के लिए आए हैं कि हम सारी स्वतंत्र एजेंसीज का रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, हम भारत को जोड़ने की जिम्मेदारी लेते हैं, हम हाथ से हाथ जोड़ने की जिम्मेदारी लेते हैं, हम महंगाई को कम करने की जिम्मेदारी लेते हैं, हम बेरोजगारी को कम करने की जिम्मेदारी लेते हैं। आज 5 महीने 133 दिन राहुल गांधी जी ने पदयात्रा की, वो अपने लिए नहीं की, सिर्फ अपने पार्टी के लिए नहीं की। इस देश को आज जरूरत है कि लोग डरे हुए हैं, अग्निवीर विरोध करते हैं तो उन पे केस होता है, बेरोजगारी का विरोध होता है तो उस पे केस होता है। राजनीतिक पार्टियां अगर अपने सिद्धांत पे, उनके नीतियों पे कटाक्ष करती है तो उन पे केस होता है, उन पर ईडी के छापे पड़ते हैं। जिस तरह छत्तीसगढ़ में इस महाधिवेशन से पहले लगातार हरास करने की कोशिश की जा रही है, हम सब यहाँ इस अधिवेशन से ऐलान करते हैं कि डराने वालों का इतिहास है कि डराता वो है जो खुद डरता है, और वो लोग कभी नहीं डराते हैं जो खुद भी नहीं डरते हैं। उनके अहंकार पे एक और दोहा मैं बोलना चाहूंगी कि तिनका कभू ना निंदिए जो पावन तय होए। उस तिनके को कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पांव के नीचे होता है। कभू उड़ी आखिन पड़े तो पीर घनीरी होए। कभी भी उड़कर जब वो आंख में पड़ता है तो बहुत पीड़ा होती है और आपको देखना भी बंद हो जाता है। तो मैं फिर कहूंगी कि जो आज सत्ता पर है उनसे हम लोगों को पूछना पड़ेगा कि हमारे कबीर के दोहे को आप अलग करके जिस तरह कितना खिलाएंगे, कितना खाएंगे, कितने अपने मित्रों को लुटवाने का काम करेंगे देश को, ये आपको देश को बताना पड़ेगा। और जिस दिन हमने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, हम बेखौफ होकर, निडर होकर लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिए। ये जिम्मा सिर्फ अकेले राहुल गांधी जी का नहीं है, ये जिम्मा हमारे अध्यक्ष सिर्फ खड़गे साहब का नहीं है, ये जिम्मा सिर्फ मैडम सोनिया गांधी जी का नहीं है, ये जिम्मा यहाँ तमाम बैठे हुए सिर्फ नेताओं का नहीं है, ये जिम्मा एक एक डेलीगेट का है, ये जिम्मा एक एक AICC मेंबर का है, ये जिम्मा एक एक ब्लॉक प्रेसिडेंट का है। हमें अपने विजन को, अपने मुद्दे को, अपने सिद्धांत को गांव-गांव तक लेके जाना है। भारत जोड़ो यात्रा हमने अपने लिए नहीं, बेरोजगारी के लिए की, नफरत के लिए की, महंगाई के लिए की, और आज जो हाथ से हाथ जोड़ो हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये युवाओं के साथ के लिए है, महंगाई के खिलाफ के लिए है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए है। मैं इतना ही कहकर आप सबसे एक ही बात कहूंगी कि जिस दिन कांग्रेस देश पार्टी तीसरे नंबर पे हम और मैं को लेकर आ जाएगी, निश्चित तौर से हम देश के साथ, इन सत्ताधारियों के साथ, इन तानाशाहों के खिलाफ लड़ाई को लड़ लेंगे। निश्चित तौर से जब हम डरना बंद कर देंगे, और डरना तब बंद करेंगे जब हमारे दिल में भय नहीं होगा और हमने जब कुछ भी गलत नहीं किया होगा। हम आप सबसे आह्वान करते हैं
कि जो राजनीतिक संकल्प हम लोगों ने लिया है, मैडम सोनिया जी ने एक मां की तरह इस पार्टी को, इस देश को संभालने का काम किया है। अब हम सब का फर्ज है, हम सब आगे आए और जो सपना लेके ये कांग्रेस इस देश के लिए चली थी, उस सपने को साकार करने के लिए हम सब बेखौफ होकर, निडर होकर लोगों के बीच में जाएं और एक एक बातों को, मुद्दों को, अपने राजनीतिक संकल्प को, जिसमें तमाम स्तंभों का रक्षा करने का, मीडिया का, जुडिशरी का, न्यायपालिका का, कार्यपालिका का, सब संस्थाओं को, शिक्षण संस्थाओं की रक्षा का जिम्मा लिया है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला। आज आप सब छत्तीसगढ़ में आए हैं। मैं जरूर कहूंगी कि छत्तीसगढ़िया सबला बढ़िया, हम सब छत्तीसवासियों को गर्व है। और मैं एक बार फिर से तमाम यहाँ पर आए हुए महाधिवेशन के कांग्रेस जनों को एक ही बात कहूंगी कि अगर हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर इन तानाशाह के खिलाफ लड़ेंगे तो निश्चित तौर से सदन और सदन के बाहर एक ऐसा माहौल बनाएंगे जो देश के लिए, देश के हित के लिए और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबके हित में होगा। इतना ही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।